Hello everyone, myself Vikas Chaudhary, your chemistry educator. तो डेली डोज ऑफ केमिस्ट्री एपिसोड नंबर 9। आज कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे और सॉल्व करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो जो आपके नीट एग्जाम की डेट आ गया है 1 अगस्त, तो नियर अबाउट अपने पास अभी 4 मंथ्स है और 4 मंथ्स में एक रिवीजन भी हम कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन जितना बेटर रहेगा उतना ही कहीं ना कहीं अपने एक रैंक इम्प्रूव करने के चांस होते हैं। और साथ में उन वीक एरियाज को भी कवर किया जा सकता है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, और साथ में उनकी प्रैक्टिस भी किया जा सकता है, क्योंकि ड्यूरेशन अभी इतना है कि वो सारे एरियाज पे आप वर्क कर सकते हो। तो अपनी प्रिपरेशन को एक अलग मोड पे लाने के लिए आप रेडी रहिए, रिवीजन को बेटर प्लान करिए। और ये जो डेली डोज ऑफ केमिस्ट्री एपिसोड हैं, इनमें मेरा कोशिश ये होता है कि हम उन एरियाज को जिनसे पिछले 4-5 ईयर्स में क्वेश्चन बने हैं, या उन एरियाज को कवर करें जो टॉपिक बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो आगे आपके सब्जेक्ट को समझने में कहीं ना कहीं अपनी हेल्प करते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे SN2 बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन की। अभी देखिए कि इससे पहले एपिसोड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट SN1 के बारे में हमने डिटेलिंग किया था। तो SN2 दैट विल बी नेम्ड एज बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन। तो अब देखो कि SN2 रिएक्शंस को अगर हम आगे एक्सप्लेन करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स में, एल्कोहल में, इपॉक्सी एल्केन्स में और ईथर में आपका SN1 और SN2 मैकेनिज्म कैरी होता है। तो SN2 स्पेशली होता है इन केस ऑफ 0 and 1 डिग्री हैलाइड। तो 0 और 1 डिग्री हैलाइड करेक्टरिस्टिकली SN2 को शो करते हैं। तो सिंपल हमने एक CH3X लिया, दैट मीन्स कि हम कितने डिग्री हैलाइड की बात यहाँ पे कर रहे हैं, 0 डिग्री। कोई भी अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है जो यहाँ पे X माइनस को रिप्लेस करेगा, तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ग्रुप का रोल प्ले करेगा X। तो प्रोडक्ट आपका बनना चाहिए CH3 एंड न्यूक्लियोफाइल, और एक लीव करने वाले जो ग्रुप रहेगा इट विल बी हैलाइड आयन। तो रिएक्शन कैसे स्टार्ट होता है, कितने स्टेप में ये कैरी होगा, रेट को अफेक्ट करने वाले क्या क्या फैक्टर्स होंगे, इसके बारे में हमें मालूम चलेगा रिएक्शन के मैकेनिज्म से। तो अब देखते हैं कि रिएक्शन स्टार्ट होने के रीजन क्या है, इसके मैकेनिज्म को किस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो आपने 0 डिग्री हैलाइड लिया। अब अगर मैं यहाँ पे 0 डिग्री हैलाइड की बात कर रहा हूँ, तो सेंट्रल एटम कार्बन है जिससे हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड हो गए। तो ये हाइड्रोजन इतने ज्यादा स्मॉलर हैं कि इनमें कोई आपस में स्टेरिक रिपल्शन नहीं है। और साथ में अगर हैलाइड आयन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो हैलाइड आयन यहाँ से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा और एक डाइपोल जरूर हमें मिलेगा कार्बन और हेलोजन के बीच में। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तो इस कार्बन पे कोई टेंशन या स्ट्रेन नहीं होगा जैसा 3 डिग्री हैलाइड में होता था, और दूसरा अगर ये हेलोजन इससे इलेक्ट्रॉन की कुछ डिमांड भी करता है, तो 0 डिग्री मिथाइल है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिपेल करने की जो पावर है वो भी यहाँ पे क्या है, मिनिमम है। तो जब इस कार्बन पे कोई टेंशन नहीं है, तो ये जो बॉन्ड अपने आप ब्रेक हम 3 डिग्री हैलाइड में करते थे, वो अपने आप ब्रेक डाउन नहीं होगा, क्योंकि 0 डिग्री हैलाइड है तो कार्बन विदाउट एनी टेंशन या स्ट्रेस जा रहा है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे पहले स्टेप में ही रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए किसका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल अपने आप में एक नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है इसी का रोल रिएक्शन में आप किस फॉर्म में ले सकते हो, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो कि इस अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे करना है। ये इस हैलाइड आयन के अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेगा, 180 अपोजिट। रीजन सिंपल है, क्योंकि हैलाइड पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसके नियर बाय अगर आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे तो एक रिपल्शन मिलेगा, और इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये हैलाइड के कितना डिग्री अपोजिट मैनर में अटैक करना प्रीफर करेगा, 180। तो जितना ये अटैक कर रहा है, जितना ये नियर बाय जा रहा है, जितना इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन है, एक बॉन्ड फॉर्मेशन के चांस चल रहे हैं तो दूसरा बॉन्ड ब्रेकिंग के चांस चल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं जब ये अट्रैक्शन एक बॉन्ड में कन्वर्ट होता है तो एक बॉन्ड बनेगा, और एट द सेम टाइम एक बॉन्ड ब्रेक भी होगा। तो कार्बन और न्यूक्लियोफाइल में है बॉन्ड फॉर्मिंग, और कार्बन और हैलाइड आयन में है बॉन्ड ब्रेकिंग। और जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन और ब्रेकिंग एक साथ कैरी होता है तो इस तरह के स्टेट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, या शॉर्टली इसको अपन आगे क्या बोलेंगे, TS। तो दैट मीन्स की ट्रांजिशन स्टेट के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें, तो न्यूक्लियोफाइल हैलाइड आयन के अपोजिटली ओरिएंटेड है, और साथ में इसी स्टेप में आप किसको लीव करा दोगे, हैलाइड को। तो SN1 में
जहां पे 2 स्टेप्स होते थे, ये मैकेनिज्म सिंगल स्टेप में हो गया। SN1 में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता था, लेकिन यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बना, बिकॉज रिएक्शन किसकी हेल्प से सॉल्व हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट से। तो ये सिंगल स्टेप का एक मैकेनिज्म है। अब देखते हैं कि इस मैकेनिज्म में क्या क्या पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करना जरूरी होता है, या जहां से आपसे क्वेश्चनिंग किया जाता है। तो चलिए आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ SN2 रिएक्शन पे। पहला पॉइंट ये है कि रिएक्शन अकर्स इन सिंगल स्टेप, तो ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, बिल्कुल देखा जा सकता है। और एक ही स्टेप में अगर है तो हम रेट को निकालेंगे, तो यहाँ पे बात किया जाएगा RDS का। और रिएक्शन अगर एक ही स्टेप में सॉल्व हो रहा है, तो RDS में एक तो आपका रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है हैलाइड, और एक यहाँ पे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का भी रोल है, क्योंकि ये भी पहले स्टेप में इन्वॉल्व है। इस वजह से आप इन दोनों की पावर कॉन्सेंट्रेशन की कितना एक्सप्रेस कर सकते हो, 1 हो जाएगा। और इस रिएक्शन की अगर मैं ऑर्डर की बात करूंगा तो 1+1 ये 2 हो जाना चाहिए। इस रिएक्शन का ऑर्डर भी 2 है, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है। दैट्स वाई कि इस रिएक्शन को मैं क्या नेम दे सकता हूं, बाई मॉलिक्यूलर या SN2 रिएक्शन। तो रेट डिपेंड करेगा हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पे, रेट डिपेंड करेगा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे भी। अब देखो कि इस पॉइंट से मीनिंग ये है कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का रोल SN1 के RDS में नहीं था। SN1 की जो रेट है वो बेसिकली अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन या स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन यहाँ एक तरीके से ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ही स्टार्ट कर रहा है रिएक्शन को। तो SN1 में तो आप वीक न्यूक्लियोफाइल प्रिफर करते थे, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से अटैक कराते थे। बट यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल आप लोगे इट शुड बी स्ट्रॉन्गर। ये जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर लोगे उतना रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। और स्ट्रॉन्गर का मतलब है कि मैं नेगेटिव चार्ज से अटैक कराऊंगा। जैसे OH माइनस से अटैक कराओगे तो SN2 है, और न्यूट्रल वाटर से अगर अटैक कराओगे तो मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, SN1। तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्गर, दैट मीन्स कि किस तरीके के चार्ज को हम रिएक्शन में लेके आएंगे, हमेशा नेगेटिव चार्ज। अब आते हैं अपन सेकंड पॉइंट पे। सेकंड इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेट के काइनेटिक इक्वेशन के बाद। अब देखते हैं कि रेट और किस फैक्टर पे डिपेंड करना चाहिए। तो SN2 के रेट में एक मेजर फैक्टर आता है स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर का मतलब अगर बल्कियर अल्काइल ग्रुप्स हैं तो एक रिपल्शन की कंडीशन बनता है। बल्कियर ग्रुप अगर कार्बन को कवर करेंगे तो हो सकता है अटैकिंग रिएजेंट को अटैक करने में दिक्कत आए। तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस और स्टेरिक फैक्टर। अब देखो कि स्टेरिक फैक्टर किस तरीके से अफेक्ट करेगा। तो अपन ने मैकेनिज्म लिखा था, अभी यहाँ पे मैं स्मॉलर वाले ग्रुप लेके चल रहा हूँ हाइड्रोजन, और ये स्मॉलेस्ट है, इनका मतलब है कि इनके बीच में एक तो कोई रिपल्शन नहीं है, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है क्या इसको प्रॉपर एक स्पेस मिलेगा अटैक करने के लिए 180 हैलाइड के अपोजिट। तो जितना स्पेस मिलेगा क्या ये उतना इजीली अटैक कर पाएगा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को। तो रेट इज इनवर्सली रिलेटेड विद स्टेरिक फैक्टर। अब देखो कि हैलाइड्स में 0 डिग्री हैलाइड है और एक 3 डिग्री हैलाइड है, तो स्टेरिक क्राउडिंग 0 में सबसे कम है और स्टेरिक क्राउडिंग 3 डिग्री में क्या है, सबसे ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि SN1 का अपोजिट एक ऑर्डर मिलेगा, यहाँ पे 0 और 1 डिग्री हैलाइड्स में ज्यादा रिएक्टिविटी है इन कंपेयर टू 2 एंड 3। तो वहां रेट के लिए हम आते थे इंटरमीडिएट कैटायन पे, लेकिन यहाँ पे हम रेट के लिए मेजरली बात कर रहे हैं स्टेरिक फैक्टर का। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया। अब आते हैं अपन फैक्टर कोई और अगर मैं बात करूं, तो रेट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग पावर -I एंड -R, ये रेट बढ़ने वाले फैक्टर्स हो गए। और रेट कम करने वाले जो फैक्टर हैं वो क्या हो गए, +I एंड +R, जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो -I -R से रेट बढ़ेगा, +I +R से रेट कम होगा। अगर इसके रीजन की मैं बात करूं, अब देखो कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन पे इसको अटैक करना है, और ये इसलिए अटैक कर रहा है बिकॉज इस कार्बन पे इसको कौन सा चार्ज नजर आता है, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे इसकी अनऑक्यूपाइड वैलेंसी पे ग्रुप मैंने कनेक्ट कर दिया NO2। NO2 के बारे में हमें मालूम है कि ये नेगेटिव ग्रुप है, तो कंपाउंड में -I -R दोनों पावर ला सकता है। तो क्या ये -I भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना स्टार्ट करेगा क्या कार्बन से, और अगर विड्रॉ करना स्टार्ट करेगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाना चाहिए। और पॉजिटिव चार्ज का जितना मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा क्या इसको अटैक करने में ईज होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बढ़ गया। तो ये जो -I -R NO2 है ये हेल्प कर रहा है न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में, और जितना इजीली अटैक करेगा उतना ही ज्यादा क्या चीज इंप्रूव हो जाना चाहिए, रेट।
तो SN1 से अपोजिट है, वहां +I+R से रेट बढ़ता था, यहां रेट बढ़ रहा है -I और -R से। तो दो मेजर फैक्टर्स हैं, एक तो हो गया स्टेरिक फैक्टर और एक हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड रिलीजिंग पावर। अब आते हैं अपन थर्ड फैक्टर पे। किसी भी सब्स्टिट्यूशन की तरह यहाँ पे भी एक वर्ड आएगा, लीविंग एबिलिटी। तो हैलाइड आयन जो लीव कर रहा है, ये जितना इजीली लीव करेगा उतना रेट ज्यादा होगा। तो लीविंग एबिलिटी का मीनिंग निकालते हैं हम बेसिक स्ट्रेंथ से, और ये हम सबको मालूम है कि जो वीक बेसिक है उसका लीविंग एबिलिटी ज्यादा होता है। तो लीविंग टेंडेंसी और एबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। तो आप ये कह सकते हो कि चारों हैलाइड आपके पास हैं हेलोजन में, I, Br, Cl एंड F। I- को एक वीकेस्ट बेस कहा जा सकता है, और कंपेरेटिवली F- आयन को मैं क्या बोलता हूँ, स्ट्रॉन्गर बेस। तो वीक बेस का लीविंग एबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब हैलाइड की कोई भी रिएक्शन आप लो, एलिमिनेशन लो, SN1 लो या SN2 लो, उनमें हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर यही होता है, रिएक्शन में RI सबसे आगे और RF सबसे लास्ट में होगा। तो इसके लिए एक वर्ड तो है लीविंग एबिलिटी, कि ये लीव इजीली करेगा आई, क्योंकि एक वीकली बेसिक आयन है। दूसरा वर्ड है कि इस बॉन्ड की एनर्जी भी सबसे कम है, दैट मीन्स कि क्या ये इजीली ब्रेक भी होता होगा। तो बॉन्ड एनर्जी से देखा जाए, लीविंग एबिलिटी से देखा जाए, ये भी एक फैक्टर बनता है जो रेट को अफेक्ट करेगा। तो अब देखो कि यहाँ पे आते हैं अपन फिफ्थ पॉइंट पे। SN1 में हमने लिया था सॉल्वेंट पोलर एज वेल एज प्रोटिक, और वहां पे हमने ये भी बोला था कि जितना सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज करोगे रेट इंक्रीज होगा। लेकिन SN2 में अगर मैं लेता हूं तो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट मेरा क्या होना चाहिए, रिएक्शन आयोनिक है तो पोलर तो चलेगा, लेकिन इस बार हम प्रोटिक की जगह किसको लेके चल रहे हैं, ए प्रोटिक को। तो ए प्रोटिक के लिए जो मोस्ट कॉमन नेम आपके पास होते हैं उसमें से एक नेम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, एक नेम होता है DMF जिसका फुल फॉर्म होता है डाई मिथाइल सल्फोन ऑक्साइड, सॉरी डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड। एक होता है DMSO, डाई मिथाइल सल्फोन ऑक्साइड, और डाई मिथाइल सल्फोन ऑक्साइड का मतलब है ये कीटोन जैसा स्ट्रक्चर होगा। तो ये तीनों जो एग्जाम्पल हैं ये पोलर भी हैं, लेकिन ये साथ में क्या है, ए प्रोटिक है। तो सॉल्वेंट का चॉइस SN1 से अपोजिट हो गया, वहां पे प्रोटिक होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, ए प्रोटिक सॉल्वेंट। आप देखो कि इस ए प्रोटिक सॉल्वेंट की जगह अगर मैं प्रोटिक लेता, दैट मीन्स कि मैं वाटर में इस रिएक्शन को करूं, मेरी चॉइस मैंने प्रोटिक सॉल्वेंट की ली होती, तो इस प्रोटिक की वजह से आपकी इक्वेशन में किसकी एंट्री होती, H पॉजिटिव आयन की। और अगर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इसको मिलेगा तो ये हो सकता है कि एक नया रिएक्शन कैरी कर दें, ये न्यूक्लियोफाइल HNU बना ले। तो ये होने से एक तो न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, साथ में ये नेगेटिव चार्ज से न्यूट्रल भी हो गया, तो इसकी स्ट्रेंथ भी क्या हो गई। तो न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन कम हो या इसकी स्ट्रेंथ कम हो तो डायरेक्टली इम्पैक्ट कहाँ देखने को मिलेगा, रेट पे। और रेट कम हो जाएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रोटिक सॉल्वेंट तो अपोजिट या एडवर्स इफेक्ट लेके आ रहा है। तो यहाँ आइडियल चॉइस आपके सॉल्वेंट की क्या हो गई, पोलर एज वेल एज ए प्रोटिक। अब आते हैं अपन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 पे। अब देखो कि SN1 में हमने बात किया था रेसेमाइज होने का, कार्बोकेटाइन की वजह से, बट यहाँ पे रेसेमाइजेशन होने की जगह बोला जाता है कि SN2 रिएक्शन। इसमें कौन सा स्टीरियो केमिकल प्रोसीजर होता है, वॉल्डन इन्वर्जन। तो इन्वर्जन क्या है ये हमें पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वॉल्डन इन्वर्जन या इन्वर्जन के मीनिंग से कई बार बेटर क्वालिटी क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ ऐसे रीजन जो एम्स में पूछे जा चुके हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इन्वर्जन वर्ड कई बार आ चुका है। तो पहले तो देखते हैं कि प्रोडक्ट इन्वर्जन का मीनिंग क्या है, या इन्वर्जन को आप क्या बोलते हो। तो सिंपल कहानी है कि आपने एक 0 डिग्री हैलाइट लिया, और ये है आपका पहला पॉसिबल स्टेप, क्योंकि रिएक्शन एक ही में कैरी हो रहा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है, और एट द सेम टाइम एक बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। तो आप ये बोलोगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट तो एक ही बनेगा, और एक ही प्रोडक्ट बनेगा, तो ये जो हैलाइड आयन है इसके क्या 180 अपोजिट अटैक कर रहे हैं क्या हम, और 180 अपोजिट अटैक करोगे तो प्रोडक्ट के 180 अपोजिट एक फॉर्मेशन के भी चांस होंगे। तो सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, और ये जो सिंगल प्रोडक्ट है ये किस नेचर का होगा, इन्वर्टेड। तो लीविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में 180 अपोजिट अटैक हुआ तो सिंगल प्रोडक्ट बना, और सिंगल प्रोडक्ट है जो रिएक्टेंट के कंपेयर में क्या है, इन्वर्टेड। क्लियर है ये बात। अब देखो कि यहाँ पे एक्चुअल मीनिंग, थोड़े से मिसकंसेप्शन अपने पास होते हैं किस वर्ड को लेके, इन्वर्जन को लेके। तो इसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिपल। तो व्हाट इज इन्वर्जन,
अब अगर मैं छोटी सी कंडीशन लूँ कि इन्वर्जन का मतलब जैसे आपका रिएक्टेंट डी है तो प्रोडक्ट एल बना, या आपका रिएक्टेंट एल कॉन्फ़िगरेशन में है तो प्रोडक्ट डी बना, तो ये भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के अपोजिट हैं, 180 अपोजिट। तो क्या ये है क्या इन्वर्जन का मीनिंग? अगर ये बात कोई बोले कि डी से एल बना या एल से डी बना, तो इज दैट ट्रू और इज दैट फॉल्स? दैट मीन्स कि क्या ये बात सही है, डी से एल हो जाना या एल से डी हो जाना बात सही है या गलत है? तो हम ये बोलेंगे कि इन्वर्जन का मतलब इनके कॉन्फ़िगरेशन से बिल्कुल नहीं होता। तो अगर कोई ऐसा बोले कि इन्वर्जन का मतलब रिएक्टेंट डी तो प्रोडक्ट एल और रिएक्टेंट एल तो प्रोडक्ट डी, तो ये बात अपने आप में प्रॉपरली क्या है? फॉल्स है। तो अगर ये बात फॉल्स है तो फिर इन्वर्जन का मीनिंग क्या है? तो इन्वर्जन का मीनिंग इतना सा है कि ये जो लीविंग ग्रुप है इसके रेस्पेक्ट में 180 डिग्री अपोजिट अटैक जो न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, इस 180 अपोजिट अटैक को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन बोलते हैं। और इस इन्वर्जन का कोई लेना देना नहीं होता इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज से। तो ये भी हो सकता है कि इन्वर्जन हो लेकिन डी रिएक्टेंट से डी प्रोडक्ट बन जाए। इन्वर्जन होने के बाद भी एल से आपको क्या रिजल्ट बन सकता है? तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन का इन्वर्जन वर्ड से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे हमने SN1 में बात किया था परसेंटेज रेसिमाइजेशन का, तो यहाँ पे एक बात आता है परसेंटेज इन्वर्जन का। एक बार काफी पहले एक मेडिकल एंट्रेंस में आ गया था कि आपके पास 4 हैलाइड हैं, 0 डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है और इट में भी 3 डिग्री। तो सबसे ज्यादा इन्वर्जन किस में होगा? परसेंटेज इन्वर्जन का ऑर्डर अगर इनमें मुझे निकालना हो तो हम ऑर्डर निकालेंगे कैसे? तो ये तो हमें मालूम अब चल गया है कि इन्वर्जन का मतलब लीविंग के रेस्पेक्ट में 180 डिग्री अपोजिट अटैक हो गया। लेकिन इन्वर्जन के परसेंटेज का ऑर्डर क्या निकाला जाए? अब देखो कि यहाँ पे मैंने एक 0 डिग्री हाईलाइट लिया जिसमें 0 का मीनिंग है कि तीनों वैलेंसी किससे ऑक्यूपाइड होगी? H से। इसकी जगह मैंने एक 3 डिग्री हाईलाइट ले लिया। 3 डिग्री का मतलब तीनों जगह अल्काइल ग्रुप आएगा R। मुझे अटैक करना है 180 अपोजिट। तो हाइड्रोजन तो बड़े स्मॉलर से ग्रुप है, इनकी वजह से तो कोई स्टेरिक फैक्टर है नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि आइडियली न्यूक्लियोफाइल 180 डिग्री अपोजिट अटैक कर लेगा। लेकिन अगर मैं 3 डिग्री ग्रुप लेता तो ये थोड़े से बल्कियर हो गए, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो क्या अब भी मुझे स्पेस इतना मिलेगा कि मैं 180 अपोजिट अटैक कर पाऊं? क्योंकि इन तीनों के बीच में अगर रिपल्शन है और इनका साइज बल्कियर है तो 180 डिग्री जो अटैक है इसके चांस क्या हो गए? मिनिमम हो गए। तो इन्वर्जन होने के चांस सबसे ज्यादा किसमें होते हैं? 0 डिग्री में। तो क्वेश्चन ये बोला गया था कि सबसे ज्यादा इन्वर्जन किस हैलाइड में हो सकता है? तो आंसर अपन हमेशा कितना देंगे? 0 डिग्री हैलाइड। तो परसेंटेज इन्वर्जन की अगर बात चले तो परसेंटेज इन्वर्जन यहाँ पे किस तरीके से ऑर्डर को आप निकालोगे? परसेंटेज इन्वर्जन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक फैक्टर। और स्टेरिक फैक्टर का ये फॉर्मूला देखा रहा है तो क्या SN2 के रेट में भी इसका हम यूज कर चुके हैं। तो ये है परसेंटेज इन्वर्जन के लिए अगर कोई बोले तो स्टेरिक फैक्टर के अपोजिट आपको ऑर्डर निकाल देना है और ऑर्डर वही लिख देना है जो SN2 में किस चीज का हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, रेट का। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो SN2 रिएक्शन से रिजल्ट में आते हैं। आगे इन SN1 SN2 को हम अप्लाई करेंगे सीधे सीधे अल्कोहल की कुछ रिएक्शन में, ईथर की कुछ रिएक्शन में, और साथ में लेके आएंगे बड़े एक इंपॉर्टेंट से पॉइंट जहां इपोक्साइड में SN1 और SN2 की बात होती है। तो ये सब वो पॉइंट्स हैं जो रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन एरियाज से आपके एग्जाम में। तो ये अपना टॉपिक है। दूसरी में जो एक चीज अभी सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनेगा जिसका डिस्क्रिप्शन आपको इसमें वीडियो के लिंक में इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक, उसको आप ज्वाइन कीजिए। उसमें डेली बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे इन टॉपिक से रिलेटेड और उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे जब भी अपने पास एक लाइव क्लास का सेशन होता है। तो अगर उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हो तो जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी वहाँ पे डिस्कस होगा और कोशिश ये रहेगी कि वो सारे क्वालिटी क्वेश्चन मैं आपको दे पाऊँ जिनकी हेल्प से एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी रिविजन्स को अपन कर पाए। तो होपफुली आपको ये जो वीडियोस आ रहे हैं ये आपकी हेल्प कर रहे होंगे। तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे वो टॉपिक भी लिख के आप दे सकते हैं जिनकी फ्यूचर में अपने को नीड हो या फिर जो अपने वीक एरियाज हो। कुछ क्वेश्चंस की नीड है तो हम क्वेश्चंस भी यहाँ पे लेके आएंगे
थ्योरेटिकल पॉइंट है तो उनको भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए ऑल दी बेस्ट स्टूडेंट्स, जो फॉर योर प्रिपरेशन इसी तरीके से लगे रहो। अगर प्रॉपर वे में आप टाइम का यूज कर लोगे तो ऐसी कोई फैक्टर नहीं है, ऐसा कोई रीजन नहीं है जो आपको सेलेक्ट होने से रोक पाए। और सिलेक्शन के बारे में अपने को नहीं सोचना होता, हमें ज्यादा सोचना होता है रैंक के बारे में। तो चलिए फिर ऑल दी बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स।